नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। पिछले साल भारतीय वायुसेना का पहला LCA तेजस MK-1 फाइटर जेट क्रैश हुआ, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहले कहा गया कि इसका कारण ऑयल पंप की खराबी थी, जिससे इंजन फेल हो गया, लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक असली वजह ऑयल पंप की खराबी नहीं थी, बल्कि या तो इंजन ऑयल का लेवल कम था या कोई ऑयल लीक थी जो उड़ान से पहले पकड़ में नहीं आया। यह क्रैश तब हुआ जब जेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद वापस लैंड कर रहा था। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने इमरजेंसी इजेक्ट किया और सुरक्षित बच गया, लेकिन इस घटना ने तेजस की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑयल पंप की खराबी के कारण इंजन सीज हो गया था। इस बात को एक वीडियो से भी समर्थन मिला, जिसमें जेट के इंजन से अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन नए सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ऑयल पंप खराब नहीं था, बल्कि या तो इंजन ऑयल का लेवल कम था या फिर ऑयल लीक हो रहा था, जो उड़ान से पहले जांच में नहीं पकड़ा गया। यह ज्यादा बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि अगर ग्राउंड क्रू ने उड़ान से पहले सही तरीके से जांच की होती तो शायद यह दुर्घटना टल सकती थी। घटना के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने सभी तेजस MK-1 जेट्स की सुरक्षा जांच की, लेकिन किसी भी बड़ी तकनीकी समस्या नहीं निकली। इसका मतलब है कि यह क्रैश किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग समस्या की वजह से नहीं हुआ है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है, जो आमतौर पर मिलिट्री हादसे के मामले में होता है। इसका एक कारण यह है कि ऐसी रिपोर्ट सेंसिटिव ऑपरेशनल जानकारी को गोपनीय रखती है। कुल मिलाकर यह क्रैश एक चेतावनी है कि नए विमान के संचालन करते समय हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना कितना जरूरी है। इस घटना ने ग्राउंड क्रू की जिम्मेदारियों और तेजस जेट के मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की जरूरत को दिखाया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने माना कि तेजस फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में देरी की एक बड़ी वजह खुद वायुसेना द्वारा किए गए आखिरी समय के बदलाव भी थे। लेकिन उनका कहना है कि ये बदलाव जरूरी थे क्योंकि इस विमान का विकास इतना लंबा चला कि अगर इसे अपडेट नहीं किया जाता तो यह सेवा में आने से पहले ही पुराना हो जाता। तेजस प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था ताकि पुरानी MiG-21 लड़ाकू विमानों को बदला जा सके, लेकिन समय के साथ इसमें लगातार देरी होती रही, लागत बढ़ती गई और उत्पादन में भी दिक्कतें आई। 2015 में इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली और 2019 में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, लेकिन तब तक लड़ाकू विमान तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी थी। वायुसेना ने नए एवियोनिक्स, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और तकनीकी हथियार जोड़ने की मांग की ताकि यह पाकिस्तान के JF-17 और चीन के J-10, J-20 विमानों का मुकाबला कर सके। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने भी स्वीकार किया कि बार बार बदलावों के कारण HAL और ADA को नए डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिससे प्रोग्राम में देरी हुई। तेजस MK-1 से तेजस MK-1A वेरिएंट तक पहुंचने में कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे AESA रेडार, एडवांस मिसाइलें और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। रक्षा विशेषज्ञ रानीश राजन का कहना है कि अगर ये अपडेट नहीं किए जाते तो तेजस लॉन्च होने से पहले ही पुराना हो जाता। तो कुल मिलाकर वायुसेना मान रही है कि देरी जरूर हुई है, लेकिन अगर आज तेजस एक आधुनिक लड़ाकू विमान है तो वह इन्हीं बदलावों की वजह से है। भारत और फ्रांस के बीच लगभग 91,000 करोड़ रुपए के 2 बड़े रक्षा सौदे पर जल्द ही मोहर लगने वाली है। इन सौदे में 26 राफेल M लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद शामिल है। फिलहाल इन सौदों को भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। भारतीय नौसेना चाह रही है कि यह सौदा 31 मार्च 2025 से पहले पूरा हो जाए ताकि इसे वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट में शामिल किया जा सके। राफेल M सौदा अप्रैल में पूरा होने की उम्मीद है, जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आएंगे। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को राफेल M विमानों की डिलीवरी 2029 से शुरू हो जाएगी। चूंकि यह डील भारत और फ्रांस की सरकार से सरकार के बीच हुआ है, इसलिए इसका बजट इस वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी तरह स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौदा भी पूरी तरह तैयार है। यह पहले हुए प्रोजेक्ट 75 का एक्सपेंशन है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने पहले से ही फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप और MDL से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदी थी। अगर यह सौदा अगले महीने फाइनल हो जाता है तो भारतीय नौसेना को 2029 से इन पनडुब्बियों की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन भी खरीद रहा है, जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और ऊंचाई पर निगरानी कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय नौसेना जल्द ही राफेल M के प्रदर्शन को करीब से देखने वाली है, क्योंकि फ्रांस का विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल इस समय हिंद महासागर में मौजूद है और अगले सप्ताह गोवा में
भारत फ्रांस के संयुक्त वरुण अभ्यास के लिए आ रहा है। इससे भारतीय नौसेना को इस विमानों की क्षमता का अनुभव मिलेगा। कुल मिलाकर यह सौदा भारतीय नौसेना की ताकत को और अधिक मजबूत करेगा। इसके लिए सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, बस सीसीएस की मंजूरी का इंतजार है। अगर यह सौदा अप्रैल में फाइनल होता है तो 2029 से भारतीय नौसेना को राफेल एम, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और MQ-9B ड्रोन मिलना शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना ने सिक्किम में व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम तैनात किया है, जो ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में सेना की मारक क्षमता और गति को बढ़ाने में मदद करेगा। यह प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। VMIMS एक ऑटोमेटेड मोर्टार सिस्टम है जो महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाए गए अर्माडो नामक 4x4 बख्तर वाहन पर लगाया गया है। इसमें अलाक्रन L मोर्टार सिस्टम लगा है जिसमें 81 mm बैरल होता है। यह प्रणाली तेजी से हमले के लिए डिजाइन की गई है और इसकी ऑटोमेटेड तकनीक सैनिकों को ज्यादा सटीक और इफेक्टिव फायरिंग देती है। सिक्किम में इसे तैनात करने का मुख्य कारण चीन के साथ LAC पर बढ़ता तनाव है। 2020 के गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से भारत अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है, खासकर उत्तरी और पूर्वी सेक्टर में। सिक्किम जो ऊंचाई और दुर्गम इलाकों के कारण सैन्य अभियानों के लिए चैलेंजिंग है, वहां ऐसे ही हथियारों की जरूरत थी। अर्माडो वाहन का 4x4 बख्तरबंद डिजाइन इसे पहाड़ी इलाकों में आसानी से चलने में मदद करता है और सैनिकों को दुश्मन की छोटी गोलियों और छर्रों से सुरक्षा भी देता है। इस मोर्टार की मारक क्षमता 5 किलोमीटर से अधिक है और यह विस्फोटक, स्मोक और एल्यूमिनेशन गोले दाग सकता है, जिससे इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। चीन ऐसे जैकब बर्ज विकसित कर रहा है जो टेम्पोररी बंदरगाह बना सकता है और ताइवान हमले में सेना, टैंक और सप्लाई को जल्दी से किनारे तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। यह बर्ज समुद्र की गहराई में अपने लेग्स को फिक्स कर सकता है, जिससे चीन को पारंपरिक बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और कम सेफ्टी वाले किनारों पर भी लैंडिंग कर सकता है। यह स्ट्रेटजी ताइवान की सुरक्षा को चुनौती दे सकती है और उसकी डिफेंसिव प्लान को कमजोर कर सकती है। हालांकि इन बर्ज के कई बड़े नुकसान भी है जो इन्हें युद्ध के दौरान कमजोर बना सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बार किनारे पर पहुंचने के बाद ये सेट टारगेट बन जाएंगे, जिसे ताइवान की मिसाइलें आसानी से नष्ट कर सकती है। ताइवान के पास पहले से ही शक्तिशाली एंटीशिप मिसाइलें हैं और यदि अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया ने हेल्प किया तो ये बार जल्दी ही हमले की चपेट में आ सकती है। दूसरी बड़ी समस्या मौसम से जुड़ी हुई है। ताइवान स्टेट में अक्सर तूफान और तेज लहरें उठती है जो इन बर्ज के काम को बिगाड़ सकती है। 2024 में अमेरिका द्वारा गाजा में बनाए गए टेम्पोररी बंदरगाह महज 2 हफ्तों में खराब मौसम के कारण टूट गया और चीन के बर्ज के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा इन बर्ज को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए चीन को पहले से ही एक सुरक्षित इलाका बनाना होगा जहां से वह सेना को आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर ताइवान या उसके सहयोगियों ने चीन के जहाजों और सप्लाई चेन पर हमला किया तो पूरी प्लान फेल हो सकती है। एक और बड़ी समस्या यह है कि इन बर्ज के निर्माण से ताइवान और उसके सहयोगियों को पहले से ही सतर्क होने का समय मिल रहा है। इससे ताइवान अपनी रक्षा को और मजबूत कर सकता है और चीन के इस स्ट्रेटेजिक कदम को बेअसर कर सकता है। इसलिए चीन के जैकब बर्ज एक दिलचस्प मिलिट्री इनोवेशन जरूर है, लेकिन ये ताइवान पर सफल आक्रमण की कोई गारंटी नहीं देता है। केवल इन बर्ज के सहारे चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि उसे समुद्र और आकाश में पूरी तरह से डोमिनेशन ना मिल जाए। इसके साथ चीन की एक छोटी अपडेट यह है कि चीन की नौसेना का एक ट्रेनिंग फाइटर जेट शनिवार दोपहर को दक्षिणी हेनान प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।